नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। इस चैनल पे हमारा प्रयास है आप तक न्यूरो, स्पाइन, ब्रेन और पेन से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उन पे एक्सपर्ट्स द्वारा सही जानकारी दें, ताकि इस तरह के अगर सिम्टम्स हो तो आप कंफ्यूज ना हो। और इंटरनेट पे बहुत से ऐसे हेल्थ गुरुज, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं, उनकी कोई सलाह मान के कुछ गलत ना कर बैठें। हमारा एम यही है कि आपको सही दिशा दें। इसी कड़ी में आज का टॉपिक है एपिलेप्सी या मिर्गी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, किस तरह से लक्षण सामने आते हैं, कैसे पहचानें, ट्रीटमेंट हमें क्या करना है इसके लिए, और उससे पहले डायग्नोसिस के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, मिर्गी का रोग होना या एपिलेप्सी होना ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमनली देखी जाती है। कई बार हमें ऐसे पेशेंट सामने आते हैं जिन्हें मिर्गी की प्रॉब्लम होती है, और ख़ासकर रूरल बैकग्राउंड वाले पेशेंट, लेकिन वो पहचान ही नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। साथ वालों को समझ में ही नहीं आता कि क्या इसको प्रॉब्लम है, और वो उसके चक्कर में अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। किसी बाबा के पास या कहीं पे किसी धाम में इस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है, ये सुन के बस पेशेंट को इधर से उधर घूमते रहते हैं, इलाज कहीं मिलता नहीं। तो ऐसे में आप एक्सपर्ट किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाके प्रॉपर उसका डायग्नोसिस करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। क्योंकि मैं आपको इतना कह सकता हूं कि अगर प्रॉपर दवाइयां दी जाए मिर्गी की, तो बहुत हद तक कह सकते हैं कि 90% तक उस पर अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पे। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जिनके डिफरेंस को हम जान लेते हैं। एपिलेप्सी किसे कहते हैं और सीजर्स किसे कहते हैं। सीजर्स वो एपिसोड है, सीजर का मतलब है वो एक दौरा आना जिसमें पेशेंट के अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं, रिपीटेड मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसको कोई कंट्रोल नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है प्रॉब्लम। और अक्सर ऐसे में यूरिनेट वो कर देता है, उसको इतना भी पता नहीं रहता है। तो ये जो एक एपिसोड है, एक दौरा है, इसको सीजर कहते हैं। और एपिलेप्सी जो है, इट इज़ ए टेंडेंसी टू हैव सीजर्स, मतलब एपिलेप्सी बीमारी है जिसमें सीजर्स बार बार आ रहे हैं। तो एपिलेप्सी जहाँ तक एक टर्म है, उसका मतलब ये है कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें सीजर्स बार बार आने की प्रॉब्लम सामने आ रही है, उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। और सीजर्स आना वो एक पर्टिकुलर जो दौरा है उसे हम कहते हैं सीजर्स आ रहे हैं, उसको सीजर का नाम दिया गया, या उसे एपिलेप्टिक फिट भी कहते हैं। तो फिट्स आना या सीजर आना ये किसी दूसरे कारण से भी हो सकता है। सपोज किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो उसमें भी सीजर्स आ सकते हैं। लेकिन एपिलेप्सी जहाँ पे टर्म यूज़ होती है वो ज़्यादातर यूज़ होती है कि उसको प्रॉब्लम कुछ ब्रेन में ऐसी है जो कि डेवलपमेंटल है, उसके न्यूरॉन्स में कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से ये दौरे उनको आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस जानना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं ये होता क्यों है। ज़्यादातर जो केसेस एपिलेप्सी के होते हैं, वो जो प्रॉब्लम्स उनकी होती है वो ब्रेन के डेवलपमेंट के समय ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से होती है। तो ऐसे में जब एमआरआई ब्रेन की कराई जाती है तो ज़रूरी नहीं कि कोई ना कोई फाइंडिंग मिले। बहुत अच्छी क्वालिटी अगर एमआरआई हो तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी मिल जाती है फाइंडिंग जो एक्सप्लेन कर सकती है कि इस वजह से सीजर्स आ रहे हैं। पर नॉर्मली कई बार एमआरआई नॉर्मल भी हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो एपिलेप्सी है वो इससे कोरिलेट नहीं कर रही है, इसका कोई कारण नहीं मिल रहा है। अगर एमआरआई नॉर्मल है तो भी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो सकती है। इन जनरल हम ये बात कह सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम चाहे किसी भी कारण से हो, डेवलपमेंटल न्यूरॉन्स का सही नहीं हुआ है, तो वहाँ पे क्योंकि हमारा ब्रेन एक न्यूरॉन से, बहुत सारे न्यूरॉन से बना हुआ है, और वहाँ पे छोटे छोटे सर्किट हैं कह सकते हैं, और बहुत ही छोटी मात्रा में करंट वहाँ पे प्रवाहित हो रहा है। तो वहाँ पे जब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कंटिन्यूसली होते रहते हैं, सिंक्रोनाइजिंग डिस्चार्ज होता है न्यूरॉन्स का, तब ये एपिलेप्सी के रूप में बॉडी में सामने की तरफ आता है। अब हम जानते हैं कि क्या क्या तरह के सीजर्स हो सकते हैं, किस किस तरह की एपिलेप्सी सामने आ सकती है। उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग तरीके से। जो सबसे कॉमन है उसका नाम है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स। इसमें पेशेंट को अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में, दोनों हाथों में या पैरों में बहुत रिपीटेडली विग्रस मूवमेंट्स होते हैं कंटिन्यूस, और उस दौरान ज़्यादातर पेशेंट अपनी अवेयरनेस खो देता है, अनकॉन्शियस हो जाता है।
कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स तक ये चलता है और फिर ठीक हो जाता है। ये जो सीजर्स है इसको नाम दिया गया है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स। इसके अलावा दूसरे जो कॉमन सीजर्स हैं उनमें है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में कुछ मूवमेंट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए पेशेंट अपनी अवेयरनेस और अपना बिहेवियर इस पे कंट्रोल उसका खो जाता है, वो लॉस्ट सा हो जाता है और कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स बाद वो वापस अपने नॉर्मल में आ जाता है। तो वो एक ड्यूरेशन जो होता है उसमें अक्सर हम जो लोग नहीं अवेयर हैं इसके बारे में वही सोचते हैं कि यार इसे क्या हो गया, इसका बिहेवियर चेंज क्यों हो गया, अचानक से इसे क्या हो जाता है। लेकिन अगर थॉरो उसका एग्जामिनेशन और थॉरो उसकी जांचें हम करवा के देखते हैं तो सामने आता है कि उसे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स की प्रॉब्लम है। इसके बाद एब्सेंट सीजर्स, जिसके अंदर पेशेंट बहुत थोड़े टाइम के लिए कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस उसकी ख़त्म हो जाती है और वो एकदम से निढाल हो जाता है और होता वो कुछ सेकंड्स के लिए ही है और उसके बाद में वापस वो नॉर्मल आ जाता है। तो ऐसे में गिरने का भी खतरा रहता है और गिर के चोट लगने का भी थोड़ा खतरा रहता है। इसके बाद मायोक्लोनिक सीजर्स आते हैं जिसमें बॉडी का एक पार्ट, एक हाथ या एक पैर, उसमें रिपीटेड मूवमेंट्स होते हैं। ये खासकर ज़्यादातर बच्चों में होता है मायोक्लोनिक सीजर्स। इसके बाद अगर डिवाइड करें हम सीजर्स को तो पार्शियल सीजर्स भी एक कॉमन है। पार्शियल सीजर्स में पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसीलिए इसका नाम पार्शियल सीजर्स है। कुछ एक पार्ट, हाथ एक या हाथ पैर, उसमें रिपीटेड मूवमेंट्स होते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और फिर वो ठीक हो जाते हैं। ज़्यादातर पार्शियल सीजर्स में जनरलाइज सीजर्स की तरह लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता, पेशेंट को अवेयरनेस रहती है, वो होश में रहता है जब ये पार्शियल सीजर्स की प्रॉब्लम उसे आ रही होती है। तो ये तो थे कुछ कॉमन तरीके के सीजर्स किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो हमें आगे इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाना होता है, जिसमें सबसे मेन होती है, दो इन्वेस्टिगेशन सबसे मेन है। नंबर 1 ईईजी। ईईजी ये इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, और जो ब्रेन में एक्टिविटीज़ है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, उनको ये बाहर से इलेक्ट्रोड से रिकॉर्ड पूरी की जाती है। जैसे हार्ट के लिए ईसीजी होता है, वैसे ही ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसके लिए ईईजी की मशीन हमें लगा के उसका रिकॉर्ड लेना होता है। तो ईईजी से एक अच्छा अंदाज़ा लग जाता है कि सीजर्स है या नहीं, पहले तो ये कंफर्म हो जाता है, और किस टाइप का सीजर्स है वो भी एक आइडिया हमें ईईजी पे लग जाता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो एमआरआई ब्रेन है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसे हम ऑपरेट करके ठीक कर सकें तो वह एमआरआई पे बहुत क्लियरली आ जाएगा, जैसे कि कोई ब्रेन ट्यूमर होना या फिर ब्रेन के अंदर जो पानी की थैलियाँ हैं, वेंट्रिकल्स, वो बढ़ गई है, हाइड्रोसेफेलस हो गया है, या कोई और कॉन्जेनाइटल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो जन्मजात ही है लेकिन वो प्रेजेंट थोड़ा बाद में लाइफ में की है, यंग एडल्ट जब हो गया है पेशेंट तब वो प्रेजेंट कर रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एमआरआई पे पिक की जा सकती है, और इनमें से जिनका ट्रीटमेंट सर्जिकल हो सकता है तो हम उसकी तरफ जाते हैं। जिन केसेस में एमआरआई में ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं है, जहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, वहाँ पे हमें मेडिसिन्स सबसे मेन स्टे होता है ट्रीटमेंट का। मेडिसिन्स में बहुत अलग अलग क्लास की मेडिसिन्स हैं। मोटे तौर पे अगर मैं इनको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँ तो सोडियम वाल्प्रोएट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक है जो कई तरह के सीजर्स, जो अलग अलग सीजर्स हमने बताए थे, उनमें दे सकते हैं, अच्छा इफेक्ट आता है। इसके बाद फेनिटोइन सोडियम, ये एक ऐसी ड्रग है जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है। लेवेट्रासिटाम आजकल न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक्स है, उनमें लेवेट्रासिटाम बहुत कॉमनली यूज़ होती है। लेकोसाम, ये भी एक लेकोसोमाइड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है एंटी एपिलेप्टिक। इसके अलावा और भी ड्रग्स हैं जैसे कि फिनोबार्बिटॉन, कार्बामेज़ेपिन, लैमोट्रिजीन, ये सारी जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, क्लोबाजाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या क्लोनाज़ेपाम, डाइज़ेपाम, ये सब एक अलग अलग क्लास की जो मेडिसिन है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है, ब्रेन पे अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती हैं ताकि सीजर एक्टिविटी को सप्रेस कर सके, डाउन कर सके। यहाँ पे एज ए न्यूरोसर्जन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी ड्रग हमें ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब सबसे पहली ड्रग देनी है, वो डिपेंड करता है 2-3 चीज़ों पे। नंबर 1 कि किस तरह का सीजर्स है, जो हमने डिफरेंट टाइप के सीजर्स डिस्कस किए कि जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स है या एब्सेंट सीजर्स है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी ड्रग पहले देनी है। इसके बाद कुछ ड्रग्स का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो सारे पेशेंट में एक्सेप्टेबल नहीं होते, तो उन्हें भी देखना होता है। जैसे कि सोडियम वॉल्प्रोएट है, उसका एक साइड इफ़ेक्ट रहता है कि वेट गेन होता है,
तो जो पेशेंट ऑलरेडी जिनका वेट ज़्यादा है उन्हें हम ये प्रेस्क्राइब कम करते हैं। इसी तरह से सभी जो ड्रग्स हैं उनकी प्रोफाइल देखनी होती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें वो ड्रग प्रॉपर डोज में पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से स्टार्ट करनी होती है। नॉर्मली सबसे पहले एक ड्रग स्टार्ट की जाती है, उस पर अगर कंट्रोल नहीं आ रहा है तो हम 2 ड्रग भी शुरू कर सकते हैं, और कई केसेस में अगर 2 ड्रग्स पे भी कंट्रोल नहीं आ रहा है तो हमें ड्रग्स 3 या 4 ड्रग्स भी अलग अलग तरीके की वो एक साथ देनी होती है, ताकि सभी अपना मिल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका अलग अलग है, वो किसी भी तरह से सीजर्स को रोके। क्योंकि यहाँ पे हमारा एम होता है मेडिसिन देने का कि सबसे पहले सीजर्स रुकना चाहिए, जो दौरे आ रहे हैं वो रोकना सबसे पहला एम है। उसका कारण ये है दोस्तों कि अगर बार बार सीजर्स आते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन के ओवरऑल डेवलपमेंट पे, कॉग्निशन पे, इंटेलिजेंस पे, इन सब पे नेगेटिव इफेक्ट डाल के जाता है। एक सीजर्स जो भी आता है उसके बाद सीजर्स जो बाद में आ रहे हैं वो थोड़ा इफेक्ट डालते रहते हैं, और इस तरह से पेशेंट का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है न्यूरोलॉजिकल उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो हमारा पहला एम ड्रग्स देने का यही है कि किसी भी तरह से सीजर्स को रोका जाए, चाहे इसके लिए हमें दवाइयाँ बढ़ानी भी पड़े, डोज बढ़ानी पड़े, या जो अलग अलग टाइप्स की मेडिसिन दे रहे हैं वो हमें बढ़ानी पड़े, किसी भी तरह से सीजर्स कंट्रोल सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर जो सभी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन लगभग डेली बेसिस पे फेस करते हैं कि पेशेंट को दवाई शुरू की गई थी, सीजर्स आने के बाद सीजर्स बहुत अच्छे कंट्रोल भी हो गए दवाई पे, पर उन्होंने दवाई बंद कर दी, और दवाई बंद करने के बाद फिर से सीजर्स आ गए। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई है तो वो आपके सीजर्स कंट्रोल के लिए है। आप किसी भी की बातों में आके कि अब तो ठीक हो गया, अब ज़रूरत नहीं है, ये दवाइयाँ तेरे को रिएक्शन कर रही हैं, ये दवाइयाँ तुझे साइड इफ़ेक्ट दे रही हैं, ये दवाइयाँ तेरा लीवर ख़राब कर देंगी, ऐसी बातें जो आम धारणाएं हैं, मिथ्स हैं, बहुत हैं हमारी सोसाइटी में, उन पे बहुत ज़्यादा ना जाके एक्सपर्ट से सलाह लें। जो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन इसके एक्सपर्ट हैं उनसे कंसल्ट करके ही दवाई बंद करें। ऐसा ना सोचे कि ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलेगी, अब बंद ही नहीं हो सकती, डॉक्टर तो बस दवाई लिखते जा रहे हैं। तो अपनी मर्जी से सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। इसलिए और सबसे एक बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि ओवरऑल हमारे एग्ज़ाम्स में भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कॉमन कारण क्या है सीजर्स आने का। तो उसका आंसर ये होता है कि जो पेशेंट एपिलेप्सी का दवाइयाँ ले रहा था उसने दवाइयाँ बंद कर दी, वो सबसे पहला कारण होता है सीजर्स आने का। यही वाकई में सबसे पहला कारण है जब सीजर्स आते हैं, क्योंकि जो कंट्रोल अच्छा खासा चल रहा था मेडिसिन पे, पेशेंट वो दवाई बंद करते हैं और वो सीजर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्टिक रहना है मेडिसिन पे, स्ट्रिक्टली बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है अपने मेडिसिन को जो प्रेस्क्राइब की गई है। तो मोटे तौर पे ये सारी जानकारी आज हमने इस वीडियो में ली कि सीजर्स किस तरह के हो सकते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकता है। यहाँ पे एडिशनली मैं ये बताना चाहूँगा कि एज ए न्यूरोसर्जन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे मिर्गी के रोग हैं जहाँ पे सर्जरी का भी रूल है। हालांकि ये बहुत रेयर है, और उन्हीं केसेस में एपिलेप्सी सर्जरी से कहते हैं, एपिलेप्सी सर्जरी की जाती है जहाँ पे मेडिसिन बहुत सारी दे रहे हैं बहुत टाइम से, फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा है। ऐसे केसेस में एपिलेप्सी सर्जरी की जा सकती है। दूसरा इंडिकेशन सर्जरी का होता है जब एपिलेप्सी या फिर जो मिर्गी के दौरे बार बार आ रहे हैं वो ब्रेन में कोई ऐसा कारण हो, कोई ट्यूमर हो, छोटा कोई मॉलफॉर्मेशन हो जिसकी वजह से आ रहे हैं, तो अगेन ये भी एक इंडिकेशन है सर्जरी का। इसमें भी हम ब्रेन सर्जरी की तरफ जा सकते हैं ताकि सीजर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा लेटेस्ट आजकल वेगस नर्व स्टिमुलेशन, इस तरह का स्टिमुलेशन भी होता है वेगस नर्व का। एक कह सकते हैं पेस मेकर टाइप लगाया जाता है बॉडी में, वो वेगस नर्व जो एक नर्व होती है ब्रेन से निकलती है उसको स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से भी सीजर्स को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक सीजर्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में इस प्रॉब्लम से प्रभावित हैं उन्हें ये वीडियो पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो सके और बेटर से बेटर ट्रीटमेंट मिल सके। थैंक यू।